Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's video, we will discuss the physics class 9th, chapter number 4, which is the turning effect of force. In today's video, we will cover the chapter number 4, its full exercise, its MCQs, short and the long questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। आपकी बुक एक्सरसाइज के जस्ट 8 एमसीक्यूज़ हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? मैंने आपके साथ इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैं वो लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट चैप्टर कवर हो चुका है। तो अब आप सोचें कि दो इक्वल लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों और उनका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो, तो वहाँ पे जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होती है। सो द ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड इज़ the number of forces that can be added by the head to tail rule। जब हमने हेड टू टेल रूल को पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था कि हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशन की थी दो जो फोर्सेस हैं उनको ऐड करके, लेकिन इन रियल मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी नंबर ऑफ फोर्सेस 3, 4, 5, 6 जितनी हम चाहें हम उनको ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, विच इज़ एनी नंबर। थर्ड इज़ द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हैं वो फोर्सेस के टोटल 2 होते हैं, एक्स एंड द वाई कंपोनेंट। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Fourth is a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर 8.7 है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस तरह से आया। अगर आपने थ्रू आउट चैप्टर के जो लेक्चर सीरीज़ है मेरे साथ कवर की हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। देन आई विल टेल यू आइदर इट्स योर प्रोसेस इज़ राइट और रॉन्ग। फिफ्थ इज़ अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय। कपल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिक्स इज़ अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता। 7 is a body is in neutral equilibrium when its center of gravity keeps its height if displaced. Option C is correct. 8 is racing cars are made stable by lowering their center of gravity। जितनी center of gravity की वैल्यू लो होगी तो उतनी ही रेसिंग कार्स जो हैं वो बिना गिरे बड़ी स्पीड के साथ आगे से आगे मूव कर सकती हैं और ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल लाइफ में कार्स जो हैं जो चलाते हैं। These are the MCQs. These are just 80 number. Now we'll cover the important questions from the exercise. 4.2 is define the following। हमने 4 definitions को define करना है। First is what is resultant vector। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? हमने देखा था रिजल्टेंट वेक्टर या आप उसको इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिंगल फोर्स होती है जिसका सेम इफेक्ट होता है, जितनी चाहे आप मर्जी फोर्सेस को ऐड कर लें। So I'll read the definition. A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. Second is what is torque। टॉर्क जो है जो रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है फोर्स का उसको
टॉर्क कहा जाता है, टा से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ आई विल रीड द डेफिनेशन एज the rotational effect of the force is measured by the quantity is known as torque. Third is what is center of mass. Center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. जब rotational effect ख़त्म हो जाता है कि system without rotation move करे, तो वो जो पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट होगा जिसके गिर्द रोटेट करेंगे तो रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा. डैट इज द सेंटर ऑफ मास. फोर्थ इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसमें जितना भी बॉडी का वेट होता है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. Now I'll read the definition as a point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity. 4.3 is differentiate the following: like and unlike parallel forces. लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल हों और एक ही डायरेक्शन के अंदर हों, उन्हें कहा जाता है ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो होती तो पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है. और इनकी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, आप वहाँ से एग्जांपल्स को भी अंदर ऐड कर सकते हैं. सेकंड इज़ टॉर्क एंड कपल में डिफरेंस बताना है. टॉर्क क्या होता है? जो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आ जाता है उसे टॉर्क कहते हैं या रोटेशनल इफेक्ट को. जबकि कपल किसे कहा जाता है? कपल जो है वो टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन वो एक लाइन में एक्ट ना करती हों, वो मिलके बनाती हैं कपल. थर्ड इज स्टेबल एंड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब आप उसको थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस करें. डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर चली जाएगी या ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, उससे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बॉडी जो है अगर आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो नई पोजीशन में आ जाए तो उसे कहा जाएगा कि इट विल बी इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. नाउ आई विल रीड द डेफिनेशन एज अ बॉडी इज सेट to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to the previous position. And what is neutral equilibrium? If a body remains in its new position when displaced from its previous position, it is said to be in a state of neutral equilibrium. 4.4 is how head to tail rule helps to find the resultant of force. आप हेड टू टेल रूल को कैसे यूज़ करते हैं कि आप फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकें. इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको जो हैं वो लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी. किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको हेड टू टेल रूल दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि आपने क्या करना होता है. एक वेक्टर लिया, उसको ड्रा किया, उसकी एक हेड होगा, एक टेल होगा एरो हेड के ज़रिए. जब आप सेकंड वेक्टर ड्रा करेंगे इस तरह से करेंगे कि सेकंड वाले की टेल फर्स्ट वाले के हेड के ऊपर आए, और इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट ड्रा करना चाहते हैं तो रिजल्टेंट इस तरह होगा कि रिजल्टेंट वाले वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वाले की टेल के साथ और हेड जो है वो सेकंड वाले के हेड के साथ कोइंसाइड करता है. तो इस तरह से हम रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. इसी बात को मैं आपको एक बार रीड करके इसका आंसर बता देती हूँ. ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ ऑल द फोर्स to be added in such a way that the head of the first force coincide with the tail of the second force, head of the second force coincide with the tail of the third and so on. मैंने आपको 2 की एग्जांपल बताई थी, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितनी चाहें आप मर्जी फोर्सेस को एडअप करा सकते हैं. लेकिन जो आपकी उसकी लास्ट वाली लाइन होगी वो किस तरह से आपको मिलेगी? द लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट विद द हेड ऑफ द लास्ट.
जो रिजल्टेंट होता है उसकी टेल फर्स्ट वाले की टेल के साथ, और जो हेड है वो लास्ट वाला जो वेक्टर होगा, आइदर आप 3 को ऐड कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं, 6 को कर रहे हैं, तो उसके साथ जब कोइंसाइड करता है तो वो आपका रिजल्टेंट बन जाता है। 4.5 is how can a force be resolved into its perpendicular components। तो ये मैंने आपके साथ कंप्लीट लॉन्ग टॉपिक डिस्कस किया था विद द डेरिवेशन। आप इसको लेक्चर से एक बार देख लें क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है, इसको आप वहाँ से प्रिपेयर कर लें। 4.6 इज़ व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन when a body is said to be in equilibrium, बॉडी को कब कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम में होगी। याद रखें, बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती और बॉडी के ऊपर कोई रोटेशनल या लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता। Now I'll read its answer. A body is said to be in equilibrium if no net force acts on it. A body in equilibrium remains at rest or moves with uniform velocity and has no linear acceleration and no rotational acceleration. अब dear students, आप बताएं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचें कि जो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हमने पढ़ा था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने रोटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में सारा पढ़ा था। 4.7 इज़ एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, जब आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब वो फोर्सेस हम यूजुअली 2 टाइप्स की लेते हैं, एक्स एंड द वाई। when the sum of all the forces acting along the horizontal या x component equal to 0 होगा, तो वो आपके पास सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर सिग्मा एफ वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो उसको आप डियर स्टूडेंट्स सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट विल बी इट्स आंसर। 4.8 इज़ when there is a need of second condition for equilibrium if a body satisfied first condition of equilibrium। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों दरपेश है अगर बॉडी ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर लिया है? इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स यही है कि जब भी दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक ही लाइन के ऊपर एक्ट करती हैं तो वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम होगा, वहाँ पे कोई लीनियर एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो जो आपके पास इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही तो वहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसको अपनी दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करना बेहद ज़रूरी है कि बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी फुलफ़िल करे एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी फुलफ़िल करे। एंड आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म होती है सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म होती है सिग्मा टा इक्वल टू ज़ीरो। तो याद रखें, बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर उसमें रोटेशनल इफेक्ट आ गया तो वहाँ पे जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी और इस तरह से ये अपनी जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस act on a body along the same line, it will be in equilibrium and no acceleration is produced. But when the two equal and opposite forces act on a body not along the same line, the body is not in equilibrium because the rotational acceleration is produced in the body, although first condition
condition is still satisfied. Hence, in this case, for a body to be in equilibrium, second condition is to be needed. 4.9 is what is the second condition of equilibrium. ये मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस कर लिया है कि second condition होती है sigma ta equal to 0 when the resultant of all the torques acting on a body equal to 0, then it is said to be in a state of second condition of equilibrium. 4.10 is give an example of a moving body which is in equilibrium. बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, मूव कर रही हो, उसकी एग्जांपल एक पैराट्रॉपर है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, और इस स्टेट में हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है और वो कौन सी टाइप को फुलफिल कर रही है. इट विल बी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो इट्स आंसर इज अ पैराट्रॉपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटीज in equilibrium. This type of equilibrium is known as the dynamic equilibrium. 4.11 is think of a body which is at rest but not in equilibrium. बॉडी रेस्ट पे तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है. इसकी एग्जांपल होगी अ बॉल थ्रोन अपवर्ड बिकम्स एट रेस्ट एट द टॉप. आप एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर जाके बॉल थोड़े से टाइम के लिए रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन वो जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगी रेस्ट पे होने के बावजूद. तो ये एक गुड एग्जांपल है कि बॉडी रेस्ट पे तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है. 4.12 इज़ व्हेन a body cannot be in equilibrium due to single force on it. A single force acting on a body is not balanced and produces acceleration. Hence, in the presence of the single force, body cannot be in equilibrium. Body single force जब भी होती है कभी भी body balance ही नहीं होगी. जब balance नहीं होगी, it's mean it will not be in a state of equilibrium. 4.13 is why the weight of the vehicles is kept as low as possible. जितनी भी गाड़ियां हैं उनका वेट कम क्यों रखा जाता है मुमकिन हद तक. ये इस वजह से कि जितना कम वेट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी वहाँ पे जो है ज़्यादा होगा और जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी. वी नो डैट द स्मॉलर द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. हाइट जो है वो कम होने से स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. द हाइट ऑफ द 4.13 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स यहाँ हाइट की बात हो रही है, वेट की नहीं बात हो रही. तो हाइट का जो पैरामीटर है उसको भी आपने याद रखना है कि जितनी स्मॉलर हाइट होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है. अगर व्हीकल की हाइट कम रखेंगे उतना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा. जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा, गाड़ी जो भी आप ट्रक ले लें, कार ले लें, रेसिंग कार्स ले लें, जितनी भी आप कार्स लेते हैं, ट्रक्स लेते हैं, वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे. सो इट्स आंसर इज़ वी नो डैट स्मॉलर द हाइट ऑफ center of gravity of a body greater will be stability. The height of the vehicle is kept low to lower their center of gravity and as a result their stability increases. 4.14 is explain what is meant by the stable, unstable and the neutral equilibrium. Give one example in each case. Dear students, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी चैप्टर के लेक्चर्स में आपके साथ कंप्लीट एज अ लॉन्ग डिस्कस कर लिया. आप उसको वहाँ से चाहे प्रिपेयर करें या अपनी बुक से करें, बहुत इजी सा है. तीनों टॉपिक्स की आपने डेफिनेशंस लिखनी है, एग्जांपल्स लिख लेनी है और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया है, इंक्लूडिंग इट्स 8 MCQs एंड इट्स ऑल शॉर्ट एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like,
share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening.